अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं जी बेटा। आज के लिए हमारा है लेक्चर नंबर 13। तो लेक्चर नंबर 13 में हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। बिल्कुल ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 4 तक कल हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, चले मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बेटा जी फर्स्ट हमारे पास ए पार्ट क्या है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 5। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वैसे ही होता है ना, जो सभी के पास, जब हम डिवाइड फॉर एग्जांपल क्लास में बैठे हुए हैं, मेरे पास एक टीचर इंचार्ज आती हैं, सारी कैंडीज सभी बच्चों में डिवाइड कर दें, तो मैं सभी में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक बच्चे को छोड़ के फिर एक को दे दूँ, फिर दो को छोड़ा फिर एक को दे दूँ? नहीं, ऐसे तो गलत बात हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूट मीन के अगर टीचर ने, इंचार्ज ने मुझे कहा सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो फिर सभी को मैं एक एक कैंडी जो वो दे सकता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट का एक तो मैंने आपको ये बताया, बेसिकली होता क्या है, देखें 12 है ना, तो मुझे बताएं कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, और इनके दरमियान कौन सा साइन है एडिशन का। अब 12 डेफिनेटली 10 के पास भी जाएगा और डेफिनेटली 5 के पास भी जाएगा। तो देखिए 12 10 के पास भी चला गया और 12 जो वो 5 के पास भी चला गया, जबकि दरमियान में जो साइन है वो प्लस का एज इट इज़ है। तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब किस लिहाज से? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक जनरल सी बात करते हैं, मैं कहता हूँ जी ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी है, तो डेफिनेटली ए बी के पास भी जाएगा प्लस और ए सी के पास भी जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ये बात समझ आ गई ना सभी को। तो इसी तरह देखा जाए 12 10 के पास भी चला गया और 12 5 के पास भी चला गया, और दरम्यान में साइन कौन सा है? प्लस का। तो यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 12 आपको पता है पहले जो ब्रैकेट में उनको सॉल्व किया जाएगा, तो मुझे ये बताएं कि 10 और 5 को ऐड करें क्या आएगा? 15। 12 10 का क्या होते हैं? 120। टेबल्स आप लोगों ने यकीनन याद किए होंगे। और 12 5 का क्या होते हैं? 60। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन आती है, बोलें ज़रा। चलिए 12 5 का क्या होंगे? 60, 6 कैरी 12 वन द 12, चलिए जी 180 आ जाता है जी। देखते हैं आप लोगों की मल्टीप्लिक, और इनको भी ऐड करें तो क्या आता है? 180। ऐसे ही है ना। तो मुझे बताइए लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। तो मुझे बताएं हमने वेरीफाइड क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई किया? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हैंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? आसान सा ही काम था ना। चलें बी वाला केस देखते हैं, बी में क्या कहा गया जी उसने, बी में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट। क्योंकि ओवर में है तो आसान सा ही, चलें करवा देता हूँ। बी पार्ट है जी आपके पास 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 प्लस 7/8 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 प्लस 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/8। तो पहले क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं बेटा जी। अब मुझे ये बताएं, जो 4/5 था पहले किसके पास गया? 5/6 के पास। चले जी 5/6 के पास चला गया, उसके बाद किसके पास जाना चाहिए? 7/8 के पास, और दरम्यान में साइन कौन सा है? प्लस का। तो ये भी क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलिए बेटा जी 4/5, मुझे ये बताएं कि 6 और 8 है। चले आपके लिए इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, 6 and 8।
तो पहले 2 3 द 6, 2 4 द 8, 3 एज इट इज़, 2 2 द 4, 3 एज इट इज़, 2 1 द 2, और लास्ट पे क्या होगा 3 1 द 3, तो 2 2 द 4, 4 2 द 8, और 8 3 द क्या होगा 24, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 24। 5 मल्टीप्लाइड बाय, मेरा बेटा बताओ 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आता है, 6 4 था 24, ले जी फिर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आएगा, 3 था, तो लो मैंने 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड की तरफ जाएं तो मुझे ये बताएं कि 4/5, 5/6 प्लस 4/5 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 7/8, मुझे ये बताएं 5 5 से कैंसिल हो जाता, और इसमें भी देखा जाए 2 2 द 4 होगा और 2 3 द 6, तो मेरे पास आ जाएगा 2/3। अच्छा, इसमें देखा जाए क्या होगा 4 2 द 8, तो 7/5 2 द क्या होते हैं 10। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को भी साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। 4/5 मल्टीप्लाइड बाय, बेटा जी 5 4 द क्या होते हैं 20, ले जी मैंने 20 लिख दिया, और 7 3 द क्या होते हैं 21/24। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बेटा जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 20 और 21 को ऐड करें क्या आएगा 41/24। राइट हैंड साइड पे देखा जाए हमने 3 और 10, तो देखा जाए इसका तो डायरेक्ट एलसीएम क्या आ जाएगा बेसिकली 30, ले जी मैंने 30 एलसीएम ले लिया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे 30 आए, बोले 10 से, ठीक है जी, और 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँगे 30 आए, बोले 3 से, शाबाश। तो 4 6 दा क्या होते हैं 24, तो 41/5 6 दा क्या होंगे बेटा जी 30 इज इक्वल टू, इसमें देखा जाए 2 10 दा 20 प्लस 7 3 दा 21/30, तो क्या होगा 41/30 इज इक्वल टू 41/30। तो मेरा बेटा एक बात बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मेरा बेटा ये आपने लिख लेना कि हैंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज वेरीफाइड। क्लियर होगी बात, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की। ये हमारे पास था बी पार्ट। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट में क्या है बेटा जी सूरत हाल, सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5, 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 4। क्या डिफरेंस है बेटा जी ए और सी पार्ट में। ए पार्ट में मुझे बताएं कि इनके दरमियान कौन सा साइन आ रहा था, एडिशन का, और अब कौन सा साइन आ रहा है, माइनस सब्ट्रैक्शन का। अब ये है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ओवर क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिफरेंस। अब देखें जी 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 4, क्या आंसर आएगा बेटा जी 8, ऐसे ही है। 12 7 था क्या होते हैं 84, और 7 4 था क्या होते हैं 28। चलिए 8 7 था 56, और जब 84 में से 28 को माइनस करें तब भी क्या आएगा 56। कितना आसान सा क्वेश्चन था कि इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो हैंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। एनी प्रॉब्लम बेटा जी, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है जी। अच्छा जी, अच्छा क्वेश्चन नंबर आगे आपका आता है जनाब 6। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है मेरा बेटा, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर, चलिए साइड पे हो जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ये आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा टाइम बचाना था, इस वजह से पहले लिख दिया, साथ उसको अब डिस्कस करते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एंड राइट लेस देन इक्वल और ग्रेटर। इन शॉर्ट कि हमने
इन नंबर्स को कंपेयर करते हुए डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा सिंबल इस बॉक्स में यूज़, या ब्लैंक आगे बॉक्स भी लिख देता हूँ, इस ब्लैंक बॉक्स में यूज़ होगा। ठीक हो गया। सबसे पहली बात, आसान सा फार्मूला, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से क्या होती है, ग्रेटर। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होती है बेटा जी, ग्रेटर होती है। अच्छा ठीक है, अब इसमें देखा जाए फिर भी बात आ जाती है, अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो फिर ये भी क्या होगी, ग्रेटर। ये भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ये बात समझ आ गई सभी को। उसके बाद हमारे पास आता है सी वाला केस। तो सी में देखा जाए क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, अब डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं क्या करूँगा, पहले देखता हूँ कि दोनों का डिनोमिनेटर देखा जाए 53/60 है। तो मुझे ये बताएं 53/60 180 है ना, तो 60 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 180 आ जाए। 3 तो डेफिनेटली ऊपर वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 का क्या होते हैं 9, 3 5 का क्या होता है 15। अच्छा जी, और ये आ जाएगा 180। तो इसका मतलब अगर देखा जाए इसकी मैं अगर कटिंग करूं तो तब 15 3/60 आ जाता है। या फिर अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम करूं तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही हैं, तो फिर ये क्या होंगे, बेसिकली इक्वल होंगे। ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोनों पॉजिटिव हैं। तो अल्लाह के बंदो ये क्या लिखा हुआ है, तो हम सी केस की बात कर रहे थे। तो सी में चले मैं पहले रेज कर देता हूँ। अब मुझे बताएं दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर देखा जाए उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि ये 180 और ये 60 है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने 53/60 लिखा ना, तो मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया। मुझे इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर 159 तो आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 180। तो इसका मतलब ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, तो जब मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों अब इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, इक्वल का। कौन सा साइन यूज़ करेंगे, इक्वल का। अच्छा बेटा नेक्स्ट 2 होल 3/5 और 1 होल 3/7 है। तो मुझे बताएं ये 2 है और ये क्या है 1 है, तो 2 हमेशा 1 से क्या होता है, ग्रेटर। तो सोचने की बात है नहीं ना है। अच्छा अब बात आ जाती है, ये है -3, ये है -3, पीछे कौन कौन रह गया 1/8 और 1/4। ये मेरी बात पे ज़रा गौर कीजिएगा। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ जी आपके एक टेस्ट लिया है मैंने 8 मार्क्स का और उसमें आपका सिर्फ 1 नंबर आया। फिर मैंने एक टेस्ट लिया 4 मार्क्स का, उसमें भी आपका 1 नंबर आया। तो बता सकते हैं किस में आपने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। याद रखना डिनोमिनेटर जितना ग्रेटर होगा आंसर उतना ही छोटा होता है, आंसर उतना ही छोटा होता है। चलें छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपने 10 मार्क्स का टेस्ट दिया था और उसमें आपके जो है ना वो 8 मार्क्स थे। फिर आपने 20 मार्क्स का टेस्ट दिया तो उसमें भी आपके 8 मार्क्स थे। अब याद रखें डिनोमिनेटर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। डिनोमिनेटर क्या हो गया, ग्रेटर। अब जब डिनोमिनेटर ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब ये आंसर लेस हो गया। ये आंसर क्या हो गया, लेस। अच्छा इसका मतलब 1/4 जो है वो 1/8 से क्या है, ग्रेटर है। 1/4 1/8 से क्या है, ग्रेटर। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। इसको बताने से पहले मुझे बताएं जो 10 होता है वो 5 से क्या होता है मेरा बेटा, ग्रेटर। तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इसका मतलब -5, क्योंकि अब हम जब नंबर लाइन की बात करते हैं तो -5 पहले आता है कि -10। तो याद रखना नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू उतनी छोटी कंसिडर होती है, जिसका मतलब -5 -10 से ग्रेटर हो गया। इसी तरह अगर मैं इस तरफ माइनस और माइनस यूज़ करूँ तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसका मतलब अब 1/8 जो माइनस वाला वो ग्रेटर है, तो फिर -3 होल 1/8 ग्रेटर आ गया -3 होल 1/4 से। लास्ट पे फिर बड़ा आसान सा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या हमें सोचने की ज़रूरत है, बोले क्या हमें सोचने की ज़रूरत है, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। अच्छा जी फिर अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट। 6 में तो चले आपका MCQs आ सकते हैं ना, MCQs में पूछा जा सकता है, या शॉर्ट बड़ी हद पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7
वो कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन ascending and descending order। चलिए कर लेते हैं जी। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, 1/2 1/8 1/2 1/8 3 होल 1/8 है, 3 होल 1 होल 3/8 है, 1 होल 3/8। इसका मतलब जज्बाती नहीं होना चाहिए, दे के लिख लेता तो बेहतर था। और -1 होल 5/8 -1 होल 5/8 और 2 एंड 1। हाँ जी 1 2 3 4 5 6 ठीक है बेटा जी। अब हमारे पास, अब हमने इनको क्या करना है जी, असेंडिंग ऑर्डर में भी बताना, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। नंबर लाइन तो उसने यूज़ करने का हमें कहा नहीं। अब इसमें तो उसने ये नहीं कहा कि आपने नंबर लाइन यूज़ करनी है। अब इन नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और डिसेंडिंग में भी लिखना है। सबसे पहली बात 1/2 है, चलें ये काम आपके लिए कर देता हूँ। 1/2 है, हम क्या करते हैं, इनको सबसे पहले जो है ना वो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं या डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें फिर सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए जी 1 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो मेरा बेटा पॉइंट जब लगाएंगे इधर तो इधर क्या आ जाएगा 10, तो 2 5 का क्या होगा 10। लो जी इसका एक बात तो पता चल गई कि 1/2 किसके इक्वल आता है 0.5। 1/8 चलिए जी, तो हम फिर इधर पॉइंट यूज़ कर लेते हैं, तो 8 का क्या होगा 8, मीनिंग क्या आ गया 2 20 हो गया। 8 का क्या होते हैं 16, 4 40 हो जाएगा क्योंकि एक और 0 लगा जाएगा, तो 8 5 का 40। लो जी ये क्या आ गया 0.125। 0.125। 8 का क्या होते हैं 8 और 3 कितने होते हैं 11। अब हमारे पास आ गया 11/8। चले मेरा बेटा जी, अब हमने क्या करना है 11 को डिवाइड करना है 8 पे, नो प्रॉब्लम। 8 का क्या होंगे बेटा जी 8, रिमेनिंग क्या आ जाएगा 3.0। 8 3 का क्या होते हैं 24, ठीक है बेटा। रिमेनिंग क्या आएगा 6 60। तो 8 7 का क्या होते हैं 56, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा 4 40। लो जी 8 5 का 40, तो ये आ जाएगा 1.375। 1.375। 8 1 8, 8 और 5 क्या हो जाएंगे बेटा जी 8 1 8 और 5 13। चलिए 13/8 सॉरी 13/8। अब हमने क्या करना है 13 को डिवाइड करना है जी 8 पे। तो अब हमने क्या करना है 13 को डिवाइड करना है 8 पे, तो 8 1 8, रिमेनिंग क्या आएगा बेटा जी 5। इधर पॉइंट यूज़ करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा 0। तो 8 6 का क्या होते हैं 48। लो जी 48 कर दिया, रिमेनिंग क्या आएगा 2 20। 8 2 का 16, नो प्रॉब्लम। 4 अच्छा जी क्या हो जाएगा 40। तो 8 5 का क्या होते हैं 40, ठीक हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा -1.625, जबकि लास्ट पे 2 और 1 एज इट इज़ है। अब इसका हमने असेंडिंग ऑर्डर भी बताना और डिसेंडिंग ऑर्डर भी। असेंडिंग ऑर्डर भी और डिसेंडिंग ऑर्डर भी। तो असेंडिंग मैंने आपको याद बताया था ना ए फॉर अबव, तो इसका मतलब स्मॉलर से क्या करना है ग्रेटर की तरफ जाना है। स्मॉलर से हमने क्या करना है ग्रेटर की तरफ जाना है। तो मुझे बताएं नेगेटिव वैल्यू सबसे पहले आएगी, फिर -1.625। अच्छा जी उसके बाद 0.125, उसके बाद 0.5, उसके बाद 1 के बाद 1.375,
और फिर लास्ट पे कौन आ जाएगा 2। ये मेरा आ गया असेंडिंग ऑर्डर, ये मेरा क्या आ जाता है असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा मुझे बताएं ये वैल्यू किसकी आई थी, चलें किसकी आई थी ना -1/5/8। अगर हम वैल्यूज़ भी पुट कर दें तो कोई इशू नहीं है। 0.125 किसका आया था 1/8, लो जी मैंने 1/8 लिख दिया। 0.5 किसका आया था 1/2, लो जी मैंने 1/2 लिख दिया। फिर 1 एज इट इज़ आएगा। 1.375 किसका आया था 3/8 का, लो जी 1/3/8 और लास्ट पे 2। अगर इसी तरह हम इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखें, इसी तरह हम इसका क्या लिखें डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता है डाउन हमने जाना है। तो डी से मैंने आपको क्या याद करवाया था डाउन, डी से मैंने क्या याद करवाया था डाउन। एनी प्रॉब्लम, चलिए जी फिर मैं इसका रिवर्स ले लेता हूँ। 2 1 3/8, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा 1/8 और लास्ट में कौन आ जाएगा -1/5/8। तो मेरा बेटा जी ये मैंने फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। तो इसका जो सेकंड है बी पार्ट ही आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है जी, ये था आपका आज का काम और इसमें हमारी जो एक्सरसाइज है लास्ट 2D एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका MCQs और साथ नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा आज का मैसेज क्या होगा बेटा जी, मैं बल्कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली मेरी बात सुने और शायद इससे कुछ बच्चों को फ़ायदा हो जाए। मैं जब एकेडमी पढ़ाता था तो उसमें होता था कि मगरिब की नमाज़ का टाइम होना तो मैं नमाज़ के लिए चले जाना, तो टाइम ड्यूरेशन 5 से 7 मिनट होते थे। कोशिश करना था कि जल्दी वापस आके नेक्स्ट क्लास बच्चों से जाने से पहले ना मैं क्लास में आ जाऊँ। तो मैं क्या करता था मगरिब की नमाज़ में 3 फ़र्ज़ पढ़े, 2 सुन्नतें पढ़ी और साथ में जो 2 नफल आखिर पे होते थे वो अक्सर औक़ात मैं छोड़ देता था। मैं कहता था मैं क्लास में पहुँचूँ। तो एक वो बच्चा जो भी 10th क्लास में है वो मेरे साथ आ रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा, तो वो मेरे पास आया, कहता है सर आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा जी बेटा पूछो। कहते सर मैंने आपको नमाज़ पढ़ते नोट किया, आप जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, आप 2 सुन्नतें पढ़ते हैं फिर आप आ जाते हैं, तो हमें भी नफल नहीं पढ़ने चाहिए, नफल पढ़ना छोड़ दें। तो मैं पहले तो बड़ा हुआ, फिर मैं हंस पड़ा, फिर मैंने उसका बेटा नहीं ऐसा नहीं है, नफल पढ़ो लाजमी अदा करो। क्योंकि मेरा ये वजह है, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं कहता हूँ टाइम पे क्लास में चला जाऊँ, क्योंकि नफली इबादत है। चले इसमें हमारा जो है पढ़ने तो सवाब है, ना पढ़े तो गुनाह नहीं है। तो तब से एक बात अपने जहन में बिठाई हुई है कि क्यों ना इंसान अपना एक, क्योंकि हम बच्चों के लिए बेसिकली मॉडल हैं, इस तरह जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों के लिए मॉडल होते हैं। हमें अपना रवैया, अपना एटीट्यूड और हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जिससे बच्चे कुछ सीखें। अगर हम वो फॉलो करें तो लोग यही कहें कि यार वाकई किसी एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि बच्चे हमें देख के बहुत कुछ सीखते हैं, हमें फॉलो करते हैं। इवन कि मेरा बेटा है माशाल्लाह, मेरे 2 बेटे हैं, वो उनका भी ये तरीक़ाकार है कि जो मैं करता हूँ जैसे करता हूँ वो बिल्कुल जो है वो वैसे ही कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।